हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की कुछ सच्ची घटनाएं बताऊंगा। ये सारी कहानियां नॉर्थ अमेरिका के ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की लिखी हुई किताब की है और ये सारी कहानियां बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है। आमतौर से लोग अगर कहीं भी खो जाते हैं तो 1 या 2 दिन में उसी जगह के आसपास जरूर मिल जाते हैं, मगर इन कहानियों में ये लोग जिंदा या मरे हुए ऐसी जगहों पे पाए गए कि उनका इस तरह वहां पे पाया जाना लगभग नामुमकिन लगता है। मैं इन किस्सों पर एक सीरीज लेके आऊंगा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अभी अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। ये पहली कहानी बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये एक परिवार की कहानी है जिनके साथ 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या इन घटनाओं को जुड़ा हुआ देखते हैं या फिर आपको लगता है इस परिवार के साथ घटी इन दोनों घटनाओं में कोई भी लिंक नहीं है। अक्टूबर 1, 2010 ये परिवार कैंपिंग के लिए जाता है। इस परिवार में 4 लोग हैं, एक 3.5 साल का बच्चा, उसकी बड़ी बहन और माँ पापा। ये लोग जहां पे कैंपिंग करने गए थे ये यूएस की एक बहुत ही फेमस कैंपिंग की जगह थी। शाम का वक्त था और अंधेरा हो चला था, पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। पूरा परिवार अपने टेंट के बाहर बैठा हुआ था और दोनों बच्चे खेल रहे थे और उनके माँ पापा भी बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। इस छोटी लड़की का कहना है कि एक वक्त वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे और उसका भाई उससे लगभग 50 फीट की दूरी पे होगा। तब उस बहन ने कुछ सेकंड के लिए अपनी नजरें घुमाई और जब वापस देखा तो उसका भाई वहां पे नहीं था। उस लड़की ने अपने भाई को लगभग 5 मिनट तक ढूंढा, मगर वो उस कैंप साइट पर कहीं नहीं दिखा। लड़की ने जाके ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने भी जल्दी से आसपास अपने बेटे को ढूंढा, मगर लगभग 20 मिनट ढूंढने पर जब वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया, ना ही उस बच्चे की कहीं पे कोई पैरों के निशान दिखाई दिए जो कि आमतौर से ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि इतने छोटे बच्चे का अकेले इस तरह जंगल में गुम होना और आसपास कहीं नहीं मिलना, वो भी तुरंत, एक बहुत डरा देने वाली बात थी। बच्चे के माता पिता तुरंत फॉरेस्ट रेंजर्स को इत्तला करते हैं और तुरंत ही एक सर्च मिशन शुरू होता है इस 3.5 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए। यह सर्च ऑपरेशन लगभग 5 घंटे तक चलता है। इस कैंप साइट और उसके आसपास की जगह पे इस बच्चे को ढूंढा जाता है, मगर पहले 5 घंटे तक इस बच्चे का कहीं पर भी नामो निशान नहीं मिलता है। इस बच्चे को 5 घंटों तक ढूंढने के बाद यह बच्चा अचानक कैंप साइट के पास ही बने एक ट्रेल यानी रास्ता जैसा, इस पे सोया हुआ मिलता है। मैं ये बात बता दूं कि इस सर्च ऑपरेशन में लगभग 100 लोग थे और ये रास्ता जो कि बिल्कुल कैंप साइट के पास में ही था, कुछ नहीं तो 10 बार अच्छे से ढूंढा गया था, मगर इससे पहले वो बच्चा यहाँ पे नहीं था। भले ही इस बच्चे का इस तरह अचानक वहां पे आ जाना बहुत ही अजीब था, मगर पूरी टीम और उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे कि बच्चा मिल गया है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चे को एक रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। इस घटना को लगभग 3 हफ्ते हो गए थे और ये परिवार बहुत ही खुश था कि उनका बच्चा सही सलामत है
और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशहूर हो गए। एक बार ये बच्चे का परिवार अपने दादा दादी के घर गए हुए थे और जब ये बच्चा अपनी दादी के साथ खेल रहा था तो उसने कहा कि उसे दूसरी दादी पसंद नहीं है। तो उसकी दादी उसे पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो बच्चा अपनी टूटी फूटी जबान में बताता है कि जब वो लोग कैंप साइट में थे और वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रहा था तो उसे जंगल में दादी दिखाई देती है जो उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। फिर वो लोग जंगल से चलते हुए एक पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहां पे वही एक गुफा के अंदर जाते हैं। बच्चा बताता है कि इस गुफा में बहुत सारी मकड़ियां थी और औरतों के पर्सेस भी थे। बच्चा कहता है कि ये दादी उसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी और जब वो उन सवालों का जवाब नहीं दे सका तो उसने इस बच्चे को गुफा से निकाल दिया और वो चलते हुए इस रास्ते पे आके सो गया। दादी ये बात सुन के अपने बेटे से बात करती है तो वो भी कहता है कि उसने भी ये कहानी सुनी थी मगर उसे लगा कि जरूर ये उसके बच्चे की सोच होगी और शायद वो जब सो रहा था तब उसने ऐसा कुछ सपना देखा हो। दादी कहती है कि कहीं इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं कि उसे सच में मेरे जैसे दिखने वाली किसी औरत ने अगवा कर लिया हो, क्योंकि ये इस जिस जगह पे मिला था वो जगह बहुत बार ढूंढी गई थी मगर पहले बच्चा वहां पे नहीं था। तभी वो दादी बताती है कि वो और उनकी एक दोस्त भी उसी जगह पर आज से 1 साल पहले कैंपिंग करने गए थे, बिल्कुल उसी कैंप साइट पर। और जब वो लोग शाम के वक्त बाहर बैठे हुए थे यानी जब अंधेरा हो चुका था, उन्हें जंगल में हमेशा 2 आंखें दिखाई दे रही थी। वो लोग जब भी अपनी टॉर्च की लाइट उन आंखों की तरफ मारते और कोशिश करते देखने की कि ये कौन सा जानवर है तो वो आंखें वहां से गायब हो जाती और फिर कुछ देर बाद जंगल में किसी और जगह पर दिखती। थोड़ी देर तक वो लोग जरा घबरा गए मगर उन्होंने बाद में सोचा ये जरूर कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो कि खाने की तलाश में है और वो लोग रात को अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। जब इनकी सुबह में नींद खुली तो उन्होंने देखा वो अपने कैंप और अपने टेंट से दूर एक रास्ते में सोते हुए पाए गए। इस दादी और उसकी दोस्त के हाथों में किसी तरह के काटे जाने के निशान थे और जब उनकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही थी तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो ये निशान ऐसे लगे जैसे किसी मकड़ी के काटने के निशान हो। जब वो दोनों चल के अपने कैंप साइट में वापस जाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं तो पाते हैं कि उनके पर्सेस गायब थे और वहां पे नहीं थे। उनका बाकी का सारा सामान मिल गया बजाय बस उनके पर्स के। अब ये बात तो नहीं पता मुझे कि इन दोनों घटनाओं में क्या कोई संबंध है, मगर ये हादसे जिस जगह पे हुए थे माउंट शास्ता, वो जगह इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू कहानियों के लिए बहुत मशहूर है। मतलब वहां पे कई बार ही लोग गायब हो जाते हैं और जब वो मिलते हैं तो उनकी कहानी कुछ अजीब ही रहती है, कुछ ऐसी जिस पे आपको कभी विश्वास ना हो सके। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। कार्ल लैंडर्स ये एक बहुत ही अच्छे हाइकर थे। पहाड़ों पे चढ़ना, हाइक करना ये उनका एक पैशन था। ये रिटायर्ड थे और जब भी इन्हें वक्त और मौका मिलता वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग और हाइकिंग करने के लिए चले जाया करते थे। 1999 में कार्ल ने तय किया कि वो माउंट शास्ता पे हाइक करके चढ़ेंगे। माउंट शास्ता एक बहुत ही कठिन हाइक है और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कार्ल ने इसके पहले एक बार माउंट शास्ता पे चढ़ाई की कोशिश की थी मगर नाकामयाब रहे थे। तो इस बार उन्होंने तय किया कि वो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और इस चढ़ाई को पूरा करेंगे। तो चढ़ाई का दिन आ जाता है
और कार्ल अपने दो दोस्तों के साथ चढ़ाई शुरू करते हैं। इनका प्लान ये था कि दिन भर चढ़ाई करके वो लेक हेलन नामक एक जगह पे रात को कैंपिंग करेंगे और फिर अगले दिन सुबह वो अपने बाकी की चढ़ाई जारी रखेंगे। कार्ल की तबीयत सारी रात भर खराब रहती है क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे चढ़ाई कर ली थी, तो कार्ल की बॉडी को इस ऊंचाई से एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। इस चीज को ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। बहरहाल अगले दिन जब सब उठे तो कार्ल की तबीयत खराब ही थी, मगर पहले से थोड़ी बेहतर। कार्ल के दोनों दोस्त कहते हैं कि हमें आज यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी भी कार्ल की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वापस नीचे जाना चाहिए। कार्ल, जिसने एक बार इससे पहले भी माउंट शास्ता से हार मानी थी, इस बार वो बिल्कुल भी हार मानने वाले नहीं थे। कार्ल ने अपने दोस्तों को कहा कि वो अकेले ही बाकी का रास्ता तय करेंगे या फिर वो अभी निकल जाएंगे हाइक के लिए, क्योंकि वो बीमार है और उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। तो वो अपने दोस्तों से 3 घंटे अगर पहले निकल जाए तो वो लोग शायद एक ही समय पर नीचे आ पाएंगे शाम होने तक। कार्ल के दोनों दोस्त इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि वो लोग अलग अलग हाइक करें क्योंकि कार्ल की तबीयत खराब थी, मगर फिर कार्ल के बहुत समझाने पर वो दोनों मान गए। और वैसे भी आखिरी का रास्ता बस 650 फीट का ही था और कार्ल एक बहुत ही अनुभवी हाइकर थे। कार्ल अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और लगभग 3 घंटे बाद जब उनके दोनों दोस्त क्लाइंब शुरू करने जाते हैं तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि उसकी तबीयत भी बहुत खराब है और ये कि वो यहीं पर लेक हेलन के कैंप साइट पर ही उन दोनों का इंतजार करेगा। कार्ल का दूसरा दोस्त जो कि क्लाइंब के लिए जाता है, माउंट शास्ता की चोटी पर पहुंच के जब देखता है कि उनको कार्ल कहीं नहीं देख रहा है तो वो जरा चौंक जाता है क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि उसे कार्ल या तो नीचे आते हुए देखेगा या फिर चोटी पर आराम करते हुए दिखे, मगर उसका दोस्त सोचता है कि शायद वो कहीं पे आराम कर रहा है रास्ते में और किसी तरह उसे ये दिखाई नहीं दिया। जब वो दोस्त नीचे आ जाता है लेक हेलन के कैंप साइट पे तो अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कि क्या कार्ल वापस आ गया है, तो उसका दोस्त कहता है नहीं, और फिर दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। इस चढ़ाई की ट्रेल यानी जो रास्ता क्लाइंबर्स इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ही ठीक है और इसके आसपास भी ज्यादा कोई पेड़ पौधे नहीं हैं कि कहीं अगर कार्ल बैठा होता या आराम कर रहा होता तो पेड़ों से छुप जाता। ये बहुत ही अजीब बात थी कि कार्ल के दोस्त को वो कहीं नहीं दिखा चढ़ाई करते वक्त और ना ही नीचे आते वक्त। कार्ल के दोनों दोस्त वहां के सर्च एंड रेस्क्यू टीम से संपर्क करते हैं और कार्ल को ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है और इसमें लगभग 100 से अधिक लोग थे जो कार्ल को 2 हफ्तों तक ढूंढते रहे। एक बात यह भी थी कि उस दिन कार्ल और उसके दोस्तों की तरह ही बहुत सारे क्लाइंबर्स जो माउंट शास्ता पर चढ़ाई कर रहे थे आए हुए थे, मगर उनमें से भी किसी ने भी कार्ल को नहीं देखा था। 2 हफ्तों के बाद जब कार्ल का कोई अता पता नहीं मिला तो इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। कार्ल का आज भी कोई पता नहीं चला है और आज भी ये केस ओपन। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। 2010 में एरिक लुइस, जो कि एक 51 साल के बहुत ही अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर थे, और उनके 2 दोस्त जो कि उनके ही जैसे बहुत ही अनुभवी माउंटेन क्लाइंबर्स थे, उन सब ने यह तय किया कि वो वॉशिंगटन में एक माउंटेन में क्लाइंबिंग करने जाएंगे। पहाड़ का ये हिस्सा ऐसा था जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त दिखता है। ये हिस्सा लगभग 90 डिग्री का था और तीनों दोस्त ऐसे क्लाइंब करने वाले थे कि वो तीनों
एक ही रस्सी से जुड़े हुए हो और पहले नंबर पे उनका एक दोस्त था यानी ए, फिर दूसरे नंबर पे था दोस्त बी और तीसरे नंबर पे था एरिक लुइस। क्लाइंब बहुत लंबी थी तो समय समय पर दोस्त ए एक जगह पे रुकता और रेस्ट करता और तब दोस्त बी और एरिक एक के बाद एक वहां पे आते और थोड़ा रेस्ट करते थे। तीनों मिलके कुछ देर रेस्ट करते और फिर ए पहले क्लाइंबिंग शुरू करता, फिर उसके बाद बी क्लाइंबिंग शुरू करता और उसके बाद एरिक उनके पीछे पीछे क्लाइंबिंग शुरू करता था। तो ऐसा सारा दिन चलता रहा और पांचवी बार जब ए ने रेस्ट किया और बी उसके पीछे आके रेस्ट कर रहा था, तब उन्होंने ध्यान दिया कि 10 मिनट गुजर गए और एरिक अभी तक नहीं आया है। तब उन्होंने रस्सी को खींचा तो देखा कि रस्सी कटी हुई थी। जो लोग भी माउंटेन क्लाइंबिंग और ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे कि ऐसा चढ़ाई में कोई रस्सी तभी काटता है जबकि कोई बहुत बड़ा खतरा हो। तुरंत ए और बी वापस नीचे जाने लगते हैं ये देखने के लिए कि एरिक कहां पर है और क्या वो पहाड़ पे किसी जगह पर फंसा हुआ है या फिर उनको कोई चोट लगी है जिसके लिए उसने अपनी रस्सी काट दी। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि एरिक के पैरों के निशान अचानक एक जगह पर रुक गए हैं। वहां से उनके पैरों के कोई भी निशान नहीं है। अगर एरिक ने रस्सी काटी तो उनके कहीं ना कहीं पैरों के निशान होने ही चाहिए, जो कि ये साबित करते हैं कि एरिक रस्सी को काटकर किस तरफ गए हैं। एरिक के दोनों दोस्त जब उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो वापस नीचे जाकर वहां के फॉरेस्ट रेंजर्स को ये खबर देते हैं। एरिक को ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू होता है और लगभग 2 हफ्तों तक चलता है। इस बीच एरिक का बैग और उसका बाकी का सामान उन्हें एक गुफा के अंदर मिलता है, जो कि एरिक के पैरों के निशान वाली जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। ये लगभग या फिर शायद बिल्कुल नामुमकिन है कि एरिक उस गुफा तक किसी भी तरह पहुंच सके, क्योंकि एरिक ने अपनी रस्सी काट दी थी और उनके पास कोई जरिया नहीं था कि इतनी दूर जा सके इस पहाड़ पर। बहरहाल एरिक का बैग बरामद होने के बाद भी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पूरे 2 हफ्तों तक चला और फिर कोई भी सुराग ना मिलने पर यह मिशन बंद कर दिया गया। एरिक आज भी लापता है। ये वाकया कुछ ऐसा है कि एरिक माउंटेन पे चढ़ाई कर रहा था और अचानक गायब हो गया, क्योंकि ना ही कोई पैरों के निशान, ना ही मृत शरीर, ना ही और कुछ भी सुराग मिला है सिवाय उसका सामान, जो कि 2 किलोमीटर दूर था और इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सर्च एंड रेस्क्यू की ये कहानियां? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से आपको किस कहानी ने सबसे ज्यादा चौंका दिया। अगर आप इन कहानियों के लोगों के नाम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको इनके गुम होने की कहानी और पूरी तरह पता चलेगी, क्योंकि ये कहानियां सच है और इनमें बताए गए नाम, घटनाएं और लोग भी बिल्कुल सच है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कहानियां अच्छी लगी होगी और मैं आगे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वाली और भी कहानियां लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहां पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरा आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।